हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान दीपक चौरसिया जी आ चुके हैं। दीपक सर, बहुत स्वागत आपका। वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जानना यह जरूरी है कि इस आदमी का भारत आना कितनी बड़ी बात है। एक आतंकी हमले में शामिल व्यक्ति को भारत को लाने में 17 साल लग गए, लेकिन यह वक्त लगता है। और अगर सरकार ऐसी है जो चाहती है कि ऐसे लोगों का इंसाफ हो, तब जाकर के ये काम हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। और इस मामले में या ऐसे मामलों में तो इस सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जाने चाहिए कि हमने इस आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ा। इसको भारत हम लेकर के आएंगे, ये हमारा रिजॉल्व था और हम आज वो काम करने में कामयाब हुए। तो ये मोदी सरकार को इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि आतंकवादी अगर कोई भी हिमाकत करेंगे तो मोदी पाताल से भी ढूंढ करके लाएगा, तो आज उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही होगी। और ये तहब्बुर राणा गिड़गिड़ाता था अमेरिका की जेल में, आपको मालूम है, अदालत के सामने कि मुझे भारत मत भेजो, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, वहां की जेल में मुझे मार दिया जाएगा। अब इसका इंसाफ यहां की अदालत करेगी। और एक बात तो आज पूरी दुनिया मानने लगी है, भारत का कोई भी दुश्मन होगा जिसने किसी निर्दोष भारतीय का खून बहाया होगा, वो या तो गोली से मरेगा या फांसी से मरेगा। और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और इस व्यक्ति का इंसाफ यहां भारत की जेल में, भारत की अदालत में होने जा रहा है। देवेंद्र, आपको बताएं कि इसका भारत आना कितनी बड़ी बात है और क्या क्या किया हमने इसको भारत लाने के लिए। और उसमें सबसे पहले सौरभ जो चीज़ ध्यान में आती है ना कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जब शिकागो की कोर्ट में इसे फ्री किया गया था, तब नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पे ये कहा था और बहुत तीखे शब्दों में ये कहा था कि ये हिम्मत कैसे हो गई शिकागो की कोर्ट की कि भारत में अपराध हुआ और अमेरिका में आप उसे मुक्त कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि पूरी दुनिया के सामने मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या 9/11 का मामला इन्वेस्टिगेशन हो या फिर न्यायिक व्यवस्था, क्या भारत की जुडिशरी करेगी? आप दोगे इस बात की इजाज़त? ये कैसे हो गया? तीसरा सवाल उन्होंने उठाया था कि मनमोहन सिंह के बारे में कि ये तो अमेरिका के मित्र बताए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? कम से कम ये इस बात के लिए अमेरिका के ऊपर दबाव तो डालें। 14 साल बाद वो पूरा साइकिल पूरा हुआ, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात का ऐलान किया। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को जो पीड़ा थी तहब्बुर राणा के पर्टिकुलर केस को लेके, वो पूरी होती नज़र आ रही है। वो पूरी हुई और उसी अंदाज में हुई, क्योंकि जिस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया, फॉलो किया गया। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद बाइडेन के ऊपर भी उसी प्रकार का दबाव था। 2023 में बाइडेन प्रशासन की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि हाँ, इसका एक्सट्रेडिशन होना चाहिए। तो भारत की सरकार ने दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश किया कि अगर भारत के ऊपर आतंकी हमला होगा तो हमारी आवाज़ को अनदेखी नहीं की जा सकती। हम जो चाहेंगे न्यायिक व्यवस्था के तहत, उसके लिए हमें आपको मुहैया कराना होगा। वो चीज़ है, वही होता नज़र आ रहा है। और ये तो सिर्फ इस एक केस के आधार पे, बाकी दूसरे केस भी अगर आप देखें तो हर जगह वही हो रहा है, जैसे कि आपने कहा। नहीं, और कोई देश किसी ऐसे आरोपी को दूसरे देश के आरोपी को यूं ही सौंप नहीं देता है। पाकिस्तान से मैं शुरू करता हूं, वैभव और दीपक जी बताएंगे इसके बारे में आपको जरा, कितना मक्कार देश है भारत। वहां से आतंकवादी ट्रेन होकर के भारत आए, उनका जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बताया मेरा गांव यहां, मेरा घर यहां, मेरी ट्रेनिंग यहां हुई, मैं यहां लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद से हम लोगों की मुलाकात कराई गई थी। पाकिस्तान में आज तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई 26/11 के मामले में, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है। और इनके नेटवर्क अमेरिका तक फैले रहते हैं, पूरी लॉबी काम करती है वहां पर कि कोई भी ऐसा आदमी जो है वो भारत के हाथ नहीं लगना चाहिए। और इस केस में भी करी होगी कोशिश इसको ना भारत भेजने की, जैसा अभी आपने खुद ही बताया, एक बार तो बरी हो गया था ना अदालत से। बिल्कुल, और इस बार भी ये कहा गया कि जब एक बार बरी हो गए तो फिर उन्हीं सबूतों के आधार पर भारत क्यों भेजा जाना चाहिए। इस बार भी लास्ट जो प्ली था ना सुप्रीम कोर्ट में, यही था उसका। और ये तो इसका तो रोल बड़ा मेजर है भाई पूरे हमले के अंदर। जी देखें, आपने इससे कहा कि पाकिस्तान में किसी को सज़ा नहीं हुई, तो आप बड़ी आइडियल सी बात कर रहे हैं कि सज़ा नहीं हुई। वहाँ पे तो लखवी के वो जेल में था, उसके घर पे बच्चे पैदा हो रहे थे। अब आप सोचिए कि जेल में रह करके, और जब मैंने वहाँ पे वहाँ के पत्रकार से इस चीज़ को लेकर के मैंने कन्फ्रंटेशन किया एक बार, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है कि आप ये कहते हैं कि वो जेल में है और उसके बच्चे भी हो रहे हैं। तो कहते जी हमारे यहाँ पे जेलों में ये नियम है कि कैदी चाहे तो अपने परिवार को लेके भी रह सकता है। ठीक है, मतलब कहते ये हमारे यहाँ पे प्रोविजन है हमारे कानून में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये आप इस तरह के स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये पाकिस्तानी है। और दूसरा देखें, तहव्वुर राणा का रोल 26/11 के हमले में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग ही उसी ने करी। पैसे का जितना लेन देन हुआ, तो आपको याद होगा जब इसने अपनी तीसरी शादी करी एक मोरक्कन लड़की से, अपना डेविड कोलमैन हेडली, इसका असली नाम दाऊद गिलानी है, और
वो जब मुंबई आया रेकी करने के लिए तो वो ताज होटल में रुका। ताज होटल में वो अपनी बीवी के साथ रुका, वहां पे वो तस्वीरें बनाना रेकी कर रहा था। वो उस समय जो पैसे उसको मिलते थे वो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था। वो क्रेडिट कार्ड पे पैसे देता था। उस क्रेडिट कार्ड पे पैसे लोड कौन कर रहा था? वो तहव्वुर राना कर रहा था। ठीक है। उसके बाद जब ये दौराए आम के लिए वहां लश्कर तैयबा जाता था या दौराए खास करने लश्कर तैयबा, क्योंकि वो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं लश्कर तैयबा के, तो उसके लिए फंडिंग कौन करता था? तहव्वुर राना करता था। ये 2-2 साल अपने घर से बाहर अमेरिका से दूर रह करके पाकिस्तान में रहता था। उस दौरान इससे खर्चे कौन उठाता था? तहव्वुर राना करता था। 26 से 11 के दौरान जितना भी पैसा खर्च हुआ, वो भले ही आईएसआई ने दिया हो, मेजर इकबाल उसमें एक कैरेक्टर है और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो पैसा चैनलाइज किसकी तरफ से हुआ? तहव्वुर राना की तरफ से। वो जो कि खुद एक रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर है। और ये दोनों डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना हबीब पब्लिक स्कूल एक साथ वहां पे इन्होंने स्कूलिंग की है। एक साथ ये हीरोइन करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाया करते थे। वहां से ही पहली बार इसने 2 किलो हीरोइन लेकर के ये अमेरिका गया था, जहां जिसके बाद ये डीए का एजेंट बना। और तहव्वुर राना इसके शुरू से लेकर के अंत तक डेविड कोलमैन हेडली, आईएसआई के अंदर पाकिस्तान आर्मी के रिलेशंस, अगर आप उस पूरे जाल को देखेंगे ना, उस पूरे जाल में एक कैरेक्टर आपको ऐसा मिलेगा जिसकी एक्सेस हर जगह पे है, जो बीच में बैठ करके हर तरफ कोऑर्डिनेशन कर रहा था। उसका नाम तहव्वुर राना है। मीडिया ने उसको बहुत अंडर प्ले किया है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली को बहुत ज्यादा हाइप दी गई। उस दौरान जब वो पकड़ा गया था तो बड़ा हाइप हुआ था, लेकिन तहव्वुर राना को बहुत अंडर प्ले किया गया। लेकिन वो कहीं उससे ज्यादा, क्योंकि वो बताएगा आपको कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर से कौन से लोग थे, कौन ऑफिसर्स डील कर रहे थे। अमेरिका अंदर तक ये घुसा हुआ है, अंदर तक ये घुसा था, क्योंकि ये खुद रिटायर्ड फौजी है पाकिस्तान आर्मी का। तो जो कनेक्शंस थे आईएसआई के अंदर वो तहव्वुर राना के थे। तो अगर एक चेन बनाए, अगर जो वो 10 आतंकवादी आए थे, जिनमें से 9 उसी वक्त मारे गए और कसाब पकड़ा गया, बाद में उसको फांसी हुई, वो हमला करने वाले, उनको कोऑर्डिनेट्स देने वाले, रेकी करके बताने वाला कि यहां यहां तुमको हमला करना है, वो डेविड हेडली। डेविड हेडली को भारत भेजने वाला, उसको पैसा देने वाला, वो ये आदमी है जिसके ठीक पीछे आईएसआई खड़ी है। जी। ओके, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट शख्स ये उस पूरे हमले में था। और मैं और सर तो उस वक्त ताज होटल के बाहर थे जब ये हमला चल रहा था। पहली मुलाकात मेरी आपसे तभी वही हुई जी थी। बिल्कुल, हमारी तब मुलाकात हुई थी और हमने देखा था कि उस वक्त मुंबई का क्या हाल था। मुंबई ब्लीड कर रहा था बुरी तरह। मुंबई कैसे खड़ा हुआ, सौरभ आप और मैं उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लेकिन यहीं पर तहव्वुर राना का रोल खत्म नहीं हो जाता है। तहव्वुर राना इन सबका एक मीडिएटिंग पॉइंट है, इन सबका जुड़ते हुए पॉइंट है। आईएसआई से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। पाकिस्तान आर्मी से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। लश्कर तैयबा और हाफिज सईद से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। जकीर रहमान लखवी से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। नीचे वाली लॉबी से इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल और फौजियों से मिला हुआ है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन ने भी ध्यान नहीं दिया, और ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि लंबा समय गुजर गया, और उस वक्त उस इन्वेस्टिगेशन का मैं एक लूप होल आपको बताना चाहता हूं। भाई तहव्वुर राना आया, भारत में भी रहा, वो रेनेसां होटल के अंदर अटैक से 5 दिन पहले वो गया। इससे पहले कई बार डेविड कोलमैन हेडली आया और तहव्वुर राना को डाउन प्ले किया गया, डेविड कोलमैन हेडली को जो है ओवर प्ले किया गया। तब भी हेडलाइन मैनेजमेंट होता था सौरभ, मैं कहना नहीं चाहता, तब भी हेडलाइन मैनेजमेंट होता था। क्यों डेविड कोलमैन हेडली को ओवर प्ले किया जाता था, क्यों तहव्वुर राना को अंडर प्ले किया जाता था, उसका मैं एक बेसिक कारण बताता हूं। उसका बेसिक कारण ये था कि हमारे यहाँ तो ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति है कि भारत से एक बार पूछा गया कि 2008 में आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, मुंबई आतंकवादी हमला, उसके बाद भी आपने पाकिस्तान को इसका जवाब क्यों नहीं दिया। तब एक अमेरिकन नेता की बुक में एक कोड है कि शायद बीजेपी को उसका ज़्यादा फायदा हो जाता। तो उस वक्त भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आर पाटिल का मैं इंटरव्यू कर रहा था। ये शायद 29/11 की बात होगी, 29 नवंबर को, जब सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सीधे आर पाटिल के घर गया था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। मैंने आउटराइटली सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा था कि अगर ये सब कुछ हुआ है, कोऑर्डिनेट्स गए हैं, बाकी सब हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई स्लीपर सेल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 10 आदमी प्रकट हो गए, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, सिर्फ 2 आदमी, इतने बड़े मैन ऑन द मिशन तहव्वुर राना और डेविड कोलमैन हेडली, कि उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कोऑर्डिनेट ही हो गया। आपको किसी तरह का मुंबई में कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। आप सिर्फ टैक्सी से घूमते रहे, आपको कोई मिला ही नहीं। आपका ऑफिस खुल गया तारदेव के अंदर, वो कैसे खुल गया, उसी के बिहाफ पर डेविड कोलमैन हेडली भारत के अंदर आ गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे जिनके ऊपर हमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक आप लोगों ने, हमारे साथी कह रहे हैं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और वो तो ओपन सीक्रेट है।
लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वो कौन लोग थे जो स्लीपर सेल के अंदर इन्वॉल्व थे, और आईएसआई के ऐसे कौन से स्लीपर सेल है जो कोई कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कोई नॉर्थ अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है, कोई शिकागो से ऑपरेट कर रहा है। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना सर, इसीलिए इसका आना तो- ये बताएगा ना। इसीलिए तो मैं एक अदर साइड पे आपको ध्यान दिला रहा हूं कि वो ध्यान जो है, और उस वक्त जानबूझ के आपने कहा बिल्कुल गया। सही और मैं बात आपको ये कही। बता रहा हूँ, ये ऐसा- कलेवा मेरे हाथ में पहना हुआ है ना, ये डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वूर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को आइडिया दिया था कि आप सिद्धिविनायक जाइए, वहां से कलेवा लाइए, बांध के उसको घूमिए, ताकि कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हम ये कह सके ये तो हिंदू टेरर है। 2008 की बात है ना, आज की तरह ऐसे वाले तो मोबाइल फोन भी बिल्कुल नहीं नहीं थे। कि आप लाइव बातें कर रहे हो, सब कुछ आपको लाइव पता चल जाए, आतंकवादी आ रहा है, उतर रहा है, बस जहाज से नाव से उतर रहा है, टैक्सी पकड़ रहा है और चल ताज होटल। ऐसा थोड़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ऐसा थोड़ी होता है। और एक बात और- संभव ही था, और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। इसमें एक चीज़ दिलचस्प सौरभ ये था, एजेंसीज का मतलब मेंटल बैंक्रप्सी कहिए, कि जब जब वो आया इंडिया, एक पाकिस्तान का पूर्व फौजी वो इंडिया आ रहा है, और इंडिया से लौट के जब जा रहा है तो पाकिस्तान जा रहा है, और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों आ रहा है। और न सिर्फ वो मुंबई आ रहा है, बल्कि 6 शहरों में गया, वो अलग अलग शहरों में जा रहा है। तो किसी ने तहकीकात कराने की उस समय कोशिश नहीं की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। जो कंपनी उसने खोली वीज़ा दिलाने की, वो 5 साल बाद लैप्स हो रहा है, उसके लिए दोबारा वो अप्लाई नहीं कर रहा है। तो वो सारा तो लूफो सिस्टम तो एकदम दिख रहा था कि आप आंख मूंद के सोए हुए थे कि ये आओ तो करो। जब पहली बार वो डेविड हेडली वाला कैन खुला ना, उसके बाद से चीजें पता चलनी शुरू हुई कि तार कहाँ सब इन लोगों के। और ये अपने दोस्त डेविड हेडली की गवाही पे ही पकड़ा गया वैसे अमेरिका में, आपको बता दें। और एक चार्ज, अब ये कन्विक्टेड आदमी है वहाँ का, ये जब 26/11 में और डेनमार्क में एक अखबार पर हमला करने के आरोप में इसको जेल हुई थी। और ये भी बहुत कम होता है कि आप अपने एक सजा याफ्ता आदमी को भेज रहे हो। डेविड हेडली तो अभी तक उनकी जेल में ही है। दो चीजें हैं सौरभ जी, एक जो दीपक भाई ने बताई, एक तो जो कलावा वाली बात है, ये कलावा तो कसाब के भी हाथ में बांध के भेजा गया था। और जिस समय ये हमला चल रहा था पाकिस्तान में, उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जियो न्यूज पे, डॉन पे बैठ करके जो उनके सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बैठ करके उस समय ये कह रहे थे कि जी हमने तो फुटेज देखी है, उसके हाथ में लाल धागा बांधा हुआ है, वो तो हिंदू है। यहाँ पे अभी हमला कंक्लूड नहीं हुआ है, बट वहां पे ये नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। अब क्या बात करो आप, यहाँ तो कंक्लूड होने के बाद बड़े बड़े नेताओं ने बुक ऐसे बुक किताबों लॉन्च का में जाके विमोचन शिरकत किया। करी, जहाँ पीछे बड़ा बड़ा लिखा किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश। और वो एक आप देख लीजिए, और एक चीज आप ये भी देखिए कि जो ये पूरा का पूरा जो प्रपंच फैलाया गया, डेविड कोलमैन हेडली, डेविड जो इन्होंने जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात की, दाऊद गिलानी, उसके घर का नाम लाहौर में आज भी उसका घर एज इट इज खड़ा है, उसके घर का नाम गिलान हाइट्स है। ठीक है, उसकी माँ जो पब चलाती थी फिलाडेल्फिया में अमेरिका में, उसका नाम खैबर पास पब है, आज भी है वो बिल्डिंग वहां पे। मतलब आप सोचिए कि उसका नाम दाऊद गिलानी, आज तक इंडिया में मेन स्ट्रीम चैनल पे कभी कोई उसका नाम दाऊद गिलानी बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली बोलते हैं। तो देखिए, आप आतंकवाद में भी आप अपीजमेंट ढूंढते हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप डेविड कोलमैन हेडली बोलेंगे, दाऊद गिलानी नहीं बोलेंगे आप। अरे मैं यहां से थोड़ी सी अब एक लार्जर बात करना चाहता हूं। हम लोग बहुत सुनते आए थे बचपन से कि दुनिया में अगर कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो छोड़ती नहीं किसी को, तो वो मोसाद है, इजराइल की एजेंसी है। वो अब उनके ओलंपिक टीम के ऊपर हमला हुआ था, म्यूनिक ओलंपिक के ऊपर, और उसके बाद उस पर तो फिल्में बनी है कि मोसाद ने 10 साल लग गए उनको, लेकिन आखिरी आदमी तक पहुंच के उसको मारा, छोड़ा नहीं। हाँ, उसको ये ऑपरेशन आप कुछ वैसा ही समझिए। और हम तो इसको सही रास्ते से लेकर के आए, कागज वाले रास्ते से इसको भारत लेकर के आए। लेकिन आज दुनिया में कहीं भी कोई भारत का दुश्मन होगा, वो चैन की सांस नहीं ले सकता। अब मैं वो नामालूम अफराद और गोली चलाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो पाकिस्तान में आजकल किसी को भी मार देते हैं। कौन मार रहा है किसी को पता भारत नहीं। की घोषित पॉलिसी तो यही है कि हम ऐसे मामलों में न्यायिक व्यवस्था का ही पालन करते हैं, क्योंकि जो घोषित है तो उसी का वो अनुसरण ईश्वरीय करना न्याय है चाहिए। कि उनको नामालूम लोग मारने जब मार बाकी रहे ये हैं। जरूर ये हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान में स्वर उठा के देख लें तो पिछले 5 सालों में 21 से 33 तक की रिपोर्ट अलग अलग आई है कि ऐसे मारे गए हैं, और उन सबका संबंध अगर जोड़िए तो किसी न किसी आतंकवादी संगठन से। आज भी कोई मारा गया है वहां। जैसे अब एक वहाँ पे एजाज अहमद करके था, उसने ये सपना देख रखा था कि भारत में वो IS खड़ा करेगा घोषित तौर पर। उसको आतंकवाद की किताब कहा जाता था। IS वाला, अब वो ISIS वाला, ISIS वाला, अच्छा। IS वो यहाँ पे खोलना चाहता था भारत में, मतलब भारत में इस तरह से रेडिकलिज्म बढ़ाना चाह रहा था। कुछ न जाने ईश्वरीय शक्ति आई, कुछ रहस्यमय लोग आए और गोली मारे। मैं तो इनकी बात करता हूं सर, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है?
दो लोगों की बात, हाफिज सईद और मसूद अजहर, पिछले 20 साल में इन्हीं लोगों के सबसे ज्यादा नाम चले ना भारत में, और है भी है। कब दिखे आखिरी बार ये? हाफिज सईद को आखिरी बार कब देखा गया? ये तो जलसे करता था। मसूद अजहर पब्लिक स्पीचेस करता था, इसका वहां मदरसा चलता है मुरीदके में, सब जानते हैं, तो पब्लिक नॉलेज है। लेकिन कब आखिरी बार आपने इसको देखा? और क्यों नहीं दिखाई देते ये लोग? पाकिस्तान की अंतरात्मा तो नहीं जाग सकती, वो तो मरी हुई है कि उसने जो है कहा हो कि ना तुम बड़े बुरे लोग हो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। ये मारे मारे फिर रहे हैं पाकिस्तान में, मारे मारे डर के मारे छुपे हुए फिर रहे हैं। इसके भतीजे अबू कातिल और उसके बेहद करीबी लगी। इनफैक्ट उस दिन ये भी खबर आई कि हाफिज सईद को खुद को मार दिया गया है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने बहुत उसमें भी बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट किया। उसके सगे, उसके घर के ही एक परिवार के इंसान को गोली मार दी गई थी, और खबर ये थी कि हाफिज सईद को भी उस हमले के बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था इसके घर के बाद। इसके घर के बाद अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और इससे घर की जितनी भी खिड़कियां थी वो सारी टूट गई थी उसके इम्पैक्ट की वजह से। वो किसी ने इसकी लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो कुछ 150 फीट की दूरी से रह गया। अगर 150 फीट अगर और गाड़ी आगे गई होती तो आज वो 6 फीट नीचे होते। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पाकिस्तान इजराइल, अभी मैं 2-3 दिन पहले इजरायली एम्बेसी में वहाँ के एम्बेसडर के साथ था, तो हमने एक पॉडकास्ट किया साथ में 1-1.5 घंटे का। तो वहाँ पे हमारी उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। कोई हम मोसाद से या इजराइल से कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन देखिए उनके पास एक लेवरेज है कि दे ओन हॉलीवुड, तो वो फिल्में अच्छी बना लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्टोरी टेलिंग दुनिया भर में हो जाती है। ठीक है, तो हॉलीवुड वाज स्टार्टेड बाय द जूस, उसकी शुरुआत नींव उन्होंने रखी थी। पहले जो फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी अमेरिका की, वो न्यूयॉर्क में हुआ करती थी। हॉलीवुड लेके जाने वाले यही लोग थे, तो वो तो ठीक है। लेकिन अमेरिका का पूरा पेट्रनेज है, जूइश लॉबी पूरे अमेरिका कौन चला रहा है? ठीक है, वही चलाते हैं। और अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया को कभी भी पेट्रोनेज अमेरिका को छोड़िए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पेट्रोनेज हमेशा से अमेरिका की रही, ठीक है, पाकिस्तान को हमेशा से रही। उसके बावजूद उस देश को 2 टुकड़े में तोड़ा हमने। हमारे इजराइल के नेबरहुड में कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं है, ठीक है। हमारे 2 जो दुश्मन है, 2 के दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, ये भी आप देखिए। तीसरी चीज आप ये देखिए कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसीज ने इस तरह का मुल्क जहां पे हमारे जैसे हमारे यहाँ लोग हैं, मतलब हम कहते हैं हमको तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है बाहर, हमारे तो अपने इतने काफी हैं। हमारी सरकार ने जब 26/11 का हमला हो रहा था, तो हमारी सरकार ने हमारे देश के जो सुरक्षा के जिम्मेदार जो वरिष्ठ लोग थे उनको पाकिस्तान में मरी भेजा हुआ था कि जाके वहां पे बात करो उनके साथ। जब अटैक चल रहा था, जब यहाँ पे अटैक चल रहा था, कि आप वो मरी में बैठे हुए थे। मरी एक हिल स्टेशन है इस्लामाबाद के ऊपर, वहां पे जाके बैठे हुए थे, वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। आप उनकी मक्कारी सोचिए, और हमारे गवर्नमेंट की आप बेवकूफी कह लीजिए, कंप्लिसिटी कह लीजिए, वो आपके ऊपर टॉप लोग हमारे सारे वहां गए हुए थे, और गवर्नमेंट ने भेजा था। उनको कोई शौक थोड़ी था मरी जाने का, मरी से 10 गुना खूबसूरत जगह हमारे यहाँ पे, हम क्यों जाएंगे मरी? लेकिन गवर्नमेंट ने भेजा था कि जाओ के बात करके आओ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शर्म एल शेख में जाकर के ये बोल के आ जाते हैं कि भाई हमने बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है उसमें हम शामिल हैं, हम उसकी जांच करेंगे। उन्होंने कभी अपनी जांच कराई? आज तक कभी कन्विक्ट कराया हाफिज सईद को, ज़कीर रहमान लखवी को, मसूद अजहर को? लेकिन मनमोहन सिंह साहब को पता नहीं क्या जल्दी थी बलूचिस्तान में जांच कराने की, भाई भारत वहां पे इन्वॉल्व है क्या नहीं है। तो ये बदला, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि ये 10 साल में मैंने आंखों से बदलते देखा है सर। हमने वो दौर देखा हुआ है ना, हम उस जनरेशन के लोग हैं कि मुंबई में हो रहा है, जयपुर में बम फट रहा है, दिल्ली में बम फट रहा है, सरोजनी नगर में, और यहाँ पर डस्टबिन के अंदर बम मिल रहे हैं। बसों में लिखा जा रहा है कि कोई सार्वजनिक वस्तु छूट जाए तो उसको छूइएगा नहीं, ये बम हो सकता है। आज दिखता है आपको कहीं है? 2004 ये सब जगह पब्लिक नोटिस लगे होते थे। कौन सा शहर बचा था? जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बनारस, अयोध्या, कौन सा शहर छोड़ा था इन्होंने? बैंगलोर, पुणे, सभी जगह। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की पॉलिटिकल रैली पटना में ब्लास्ट। पटना तो खैर आईएम का नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सफदर नागौरी, वो मध्य प्रदेश से आता था, इंडियन मुजाहिदीन का हेड था। और आप ये देखिए कि कितने बेखौफ थे वो लोग कि सरोजनी नगर के अंदर ब्लास्ट हुआ है कोई 6:30 बजे और 7 बजे, उसके 3 या 4 मिनट बाद मेरे ईमेल एड्रेस पे, जब मैं एक चैनल के लिए काम करता था, ईमेल आ जाता था कि ये ब्लास्ट हुआ है, हमने इसकी जिम्मेदारी ली। इतने भी हर बार ईमेल, और हर बार वो ईमेल आता था, और उस ईमेल को बाद में ट्रैक किया जाता था, उसका ट्रैक नहीं मिलता था। हमारी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस कैसे रुक गया सर 10 साल में? क्योंकि उसके बाद एक मॉड्यूल आया ना बाटला हाउस का, वो तो बाटला हाउस तो तुर्रे से गोलियां चली थी ना, वो तो ढूंढने गए थे
किसी को जांच का वो थोड़ी था। उसके बाटला हाउस के बाद भी कितना विवाद हुआ कि बाटला हाउस इनकाउंटर सही है या फर्जी है। उसी के बाद तो इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर दिया मोदी ने ऐसा कि सारे लोग ये अपने बिल में छुप गए? एटीट्यूड बदला बस वो यही है कि हमको और छोड़ना नहीं तुष्टीकरण है। की नीति छोड़ी। और आप ओवर बड़ी पिक्चर में, बिग पिक्चर अगर आप देखें तो जैसे पहले इंटरनल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी खत्म, नक्सलवाद एक दूसरी समस्या थी जिसे आतंकवाद नहीं कहा सकता बल्कि, लेकिन इंटरनेशनल है, तो उसको अब सिर्फ 4 जिले में बच गए हैं, अगले साल तक वो भी खत्म। बाहर जो किया जा रहा है, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को लेके इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की, उसमें 2 चीज़ें देखें। 2018 में जब वो आए थे तो अमरिंदर सिंह तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उनसे 10 लोगों की लिस्ट भारत की सरकार ने दिलवाया था ट्रूडो को कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में बैठ के ऐसे डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। वो नहीं माने, बाद में रस्म ताकतों ने निज्जर की हत्या की। निज्जर का जब कांड हुआ तो उसके बाद आप देखिए कि जैसे ट्रूडो ने दबाव बनाने की कोशिश किया, वहाँ पे दिखता है भारत सरकार की ताकत कि जब दबाव बनाने की कोशिश की तो किस पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया। उसका एक छोटा सा उदाहरण था कि जो हमारे उच्चायुक्त थे, जब उनको आया कमांड की वहाँ से आपको छोड़ के वापस जाना है इंडिया, कनाडा में इंटरव्यू देके और वहाँ के ट्रूडो के खिलाफ बोल के आए हुए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया में आके इंडियन चैनल के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया, कनाडा में इंटरव्यू देके आए हुए थे। तो ये नए भारत की ताकत है जो कि अपने दुश्मनों के बारे में या उस तरह की चीज़ें जब हो रही है तो खुल के वकालत करता है। उसमें ये नहीं कि दबी छुपी या किसी प्रेशर में आ जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शख्सियत हैं, जो भी उनको जानते हैं, वो तो दबाव में आने वाले हैं ही नहीं। एटीट्यूड का बदलाव, अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले कश्मीर के हालात देखे हैं वो बता पाएंगे। ये बड़ा एप्ट आपने उदाहरण दे दिया। सैयद अली शाह गिलानी मर गया, पाकिस्तान कश्मीर का सबसे बड़ा अलगाववादी नेता, खुल के नारा लगाता था हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुल के नारा लगाता था वो। और हमारी सोचिए भारत सरकार से बड़ा कौन है भाई भारत में? भारत सरकार के नेता वहां जाते थे कश्मीर तो उससे मिलने के लिए जाया करते थे। वो तो चलिए, वो तो कश्मीर की बात ना, हो ना, गई। ना, और इस सरकार ने आते ही कहा नो व्हाट नॉनसेंस, बंद करो सब ड्रामा, ये हुर्रियत का ताला बंद। और रोज एक ना एक संगठन कश्मीर में, मुझे तो सर ऐसी कई बार तो यकीन नहीं होता, आज के मामले में पड़ा 2 और संगठनों ने हुर्रियत से नाता तोड़ते हुए क्या कहा कि जो भी ताकतें भारत से अलग होने की बात करेंगी हम उनका साथ नहीं देंगे, हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। सोच नहीं सकते थे, ये अकल्पनीय बातें हैं। गिलानी केस में सौरभ एक आपको उदाहरण दूँ, जब गिलानी की मृत्यु हुई तो वहाँ के तत्कालीन डीजीपी ने एक बड़े व्यक्ति जिनको रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने फ़ोन किया कि ये कमांड था कि भाई प्रोसेसन वगैरह निकलने उस तरह बुरहान वानी जैसे हालात नहीं होने चाहिए, तुरंत जो भी अंतिम संस्कार है ठीक तरीके से हो जाए। स्थानीय लोग दबाव बनाने लगे क्योंकि उन लोगों की साजिश थी, जो अलगाववादी जो माहौल बनाने की। तो डीजीपी उस दबाव में थोड़ा आए, उन्होंने बताया कि ये संभव नहीं रहेगा आज रात में करना, इसको कल करना पड़ेगा या परसों, उनके घर वाले आ रहे, कुछ इस तरह की बात करके, क्योंकि थोड़ा प्रेशर में आ गए थे। उनको ये कहा गया, और वो चीज़ बताता है कि नया भारत का कमांड किस प्रकार का होता है कि रात में ही होगा, कोई प्रोसेसन नहीं निकलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल सुबह कोई और डीजीपी रिपोर्ट करेगा। अच्छा। और दोबारा फ़ोन नहीं करोगे तुम। और और 2 बजे रात को सब हो गया स्मूथली, अंतिम संस्कार पूरे कुछ विधि नहीं विधान हुआ, के साथ, शांति? कुछ नहीं, शांति। और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। आपने कश्मीर की बात की, गिलानी की बात की, देवेंद्र ने एक बहुत शानदार उदाहरण दिया कि कैसे हमारी साइकोलॉजी में बदलाव आया। एक समय तो ऐसा था ना, ये आईएम वाले जो आजमगढ़ से जुड़े हुए थे, कौन कौन नेता आजमगढ़ नहीं गया? एक नाम उठा के देख लिए, टॉप से लेकर बॉटम तक 2006, 2007, 2008। और जिस सरमल शेख की बात कर रहे हैं ना, ये परिवर्तन 2004 से होना शुरू हो गया था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्रॉस, हाँ आप उकसा रहे हो, हाँ, लेकिन कोई कुछ बोले, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द पर आगरा की शिखर वार्ता टूटी थी। सर अब आप ही बता दो, हाँ, किसके आंसू निकले थे बाटला उसके बाद? अब ये तो सलमान खुर्शीद से पूछना पड़ेगा मुझे। तो बस फिर आप मैं यही तो कह रहा हूं, यही नीति है। इस एटीट्यूड को हमने तज दिया और हमको आतंकवादियों के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखना बंद हो गई। ये मेरे ख्याल से भारत के पॉलिसी के अंदर 2013-2014 में आया सबसे बड़ा बदलाव। आप कह रहे हो वी वर सॉफ्ट ऑन टेररिज्म बिकॉज ऑफ, निसंदेह बिल्कुल थे, वरना चरारे शरीफ का वो हाल होता जो हुआ था। और इसरा जहां बिहार की बेटी हो गई, बिहार की बेटी हो गई इसरा जहां भाई, आजमगढ़ के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे लगने लगे, बाटला हाउस के समर्थन में रैलियां निकलने लगी।
बाटला हाउस के लिए कैंडल लाइट विजिल और कैंडल लाइट मार्च होने लगा है कि बाटला हाउस का जो इनकाउंटर है फर्जी है, एक आदमी ने अपनी कमिंग बैक टू तहव्वुर राणा एंड पाकिस्तान, आप आज तो पाकिस्तान आप थोड़ा वॉच कर रहे होगे, आज तो बहुत लोग रोएंगे वहाँ। जी, आज तो कई सारी मतलब चूड़ियाँ टूटेंगी वहाँ ठीक है, तो और वहाँ पे तो खैर टेलीविजन भी टूटते हैं जब क्रिकेट मैच होता है। तो देखिए, और दिल तो खैर बहुत टूटे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीद ये थी कि इन्होंने भी हाल ही में शरीफुल्ला को दिया था अमेरिका को। आईसिस का कमांडर था अफगानिस्तान में और अमेरिका का मोस्ट वांटेड था, और इन्होंने वो पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा, क्योंकि आईसिस को अफगानिस्तान में एक्चुअली आईएसआई ही चलाती थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आईसिस जो है, आईसिस खुरासान आईएसआई का था, जो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया हुआ था अफगान तालिबान के खिलाफ कि अगर अफगान तालिबान कहीं अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे खिलाफ जाते हैं, अगर हमें आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास आईसिस खुरासान नाम की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जब आपने सर्वे किया वहाँ कितने लोग बेल्ट बांध के घूमते हैं? तकरीबन 20,000 है उनके पास, अफगान तालिबान के पास सुसाइड बॉम्बर्स 20,000। तो आईसिस खुरासान का जो, क्योंकि लीडरशिप बनाई हुई इनकी थी, तो उन्होंने 15-20 वहां से उठा ली। उनमें सबसे जूनियर प्लेयर शरीफुल्ला था। इन्होंने इस होप में उसको दिया था कि अगर हम इसको दे दें तो ये तहव्वुर राणा को इंडिया को हैंडओवर नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये तक नेगोशिएट किया कि अगर आपको और चाहिए तो हमारे पास 20 और रखे हैं इससे सीनियर, हम वो भी दे देंगे, लेकिन इसको दो मत। लेकिन चूंकि इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया था कि नहीं भाई, ये हमको चाहिए एट एनी कॉस्ट। और देखिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिजनेस जो है ना, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ये कहता है कि बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन बिजनेस अपनी जगह पे है। वो बिजनेस, उसका एम ये है कि इंडिया के साथ उसको $500 बिलियन का ट्रेड ले जाना है। ठीक है, वो कैसे जाएगा? वो जाएगा इंडिया के कोलैबोरेशन से। ये आप आईसिस के 1-2 दे दो, वो थैंक यू बोल देता है, वो थैंक यू में 2 महीने जो रात में उनको हसीन सपने आते हैं आईएसआई वालों को। उसको क्या करना था तहव्वुर राणा का? सही बात, सही बात, उसके किस काम का? उसके किसी काम का नहीं है, उसने उठा के दे दिया। उसके पास तो है 15 साल से, उसी के पास है। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो डीप स्टेट वाला प्रेसिडेंट नहीं है। उसको मतलब नहीं है कि यार सीआईए क्या कहती है, डीए क्या कहती है, एफबीआई क्या कहती है, लॉन्ग टर्म गेम क्या है हमारा, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक बात जो भाई साहब ने कही थी कि देखिए, इंडिया में अपीजमेंट पॉलिटिक्स की आप इंतहा देखिए, मतलब पीक कहते हैं ना, आपको दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। इंडिया में आतंकवाद होता रहा, ठीक है, जर्मन बेकरी में पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन बनारस में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में आप नाम लेते जाइए, हर जगह ब्लास्ट होते थे। और ब्लास्ट को लेकर के हमारा जो एटीट्यूड एज एन इंडियन ये हो गया था कि एक कैजुअल सी चीज थी कि हाँ हुआ है, अखबार में पढ़ लिया, ठीक है, हम इंडिफरेंट हो चुके थे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता था। जो पीढ़ी था सन 2000 में पैदा हुई होगी, 2010 में, 2009 में, उससे अगर आज आप पूछेंगे, उसको पता नहीं होगा कि ब्लास्ट क्या होता है, ठीक है, टेररिस्ट हमला क्या होता है। वरना हॉस्टेज बनाए जाते थे अक्षरधाम मंदिर में, यहाँ वहाँ, आप देखिए ना, मतलब वो दौर पूरा आप याद कीजिए। और धमाधम मस्त कलंदर था। कहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, आपने कश्मीर की बात की, मैंने कश्मीर में बहुत साल गुजारे हैं। कश्मीर में पॉलिटिशियंस जो कि अंदर से प्रो इंडिया थे भी, वो ये बोलते थे कि जिस दिन हम बोल देंगे कि यार इंडिया या पाकिस्तान के खिलाफ बोला, अगले दिन हमको गोली मरवा देंगे। ये इंडिया के अंदर मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, आजमगढ़ में, मुंबई में, दिल्ली में, जिनको ये डर रहता था कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे कि हमको मरवा न दे। ये उनकी तूती बोलती थी ऐसे वालों की भारत देश में। 10 साल के अंदर अब क्या होता है, अब ये हो रहा है कि कश्मीर में बैठा हुआ इंसान भी तिरंगा, वहां तिरंगा यात्रा निकल रही है, लोग निकाल रहे हैं, और उसके बाद टूरिज्म हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर ये पूरा रोल रिवर्स हो गया। वहां भी ये कि यार आज मुंह खोलेंगे तो कहीं मार न दिए जाएं, या कहीं हम पब्लिक में दिख गए तो कहीं ना मार दिए जाएं। मतलब अपने घर से निकलने में लोगों को डर लग रहा है। सारे अंडरग्राउंड लोग हैं, सारे वहां पे क्या बातें होती है पाकिस्तान में, बातें क्या होती हैं, ये जो लोग मर रहे हैं वहां पर? वहां पे देखिए, वहां पे ये कहते हैं कि जी देखें, सब आईएसआई के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, वो ये नहीं बोल सकते कि रॉ मरवा रही है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी तो उन्होंने कहा नंबर 1 तो हम है, नंबर 1 एजेंसी दुनिया की। तो फिर सवाल उठेगा कि भाई अगर रॉ आके यहाँ मरवा दे रही तो फिर आप नंबर 1 कैसे हैं? फिर तो नंबर 1 कोई और हो गया। तो वो ये कहते हैं जी अफगानों को यूज करके भारत वाले ये करा रहे हैं। ठीक है, तो सारे अफगान निकाल दो, सारे अफगान निकाल दिए, अब कौन मरवा रहा है? मर तो अभी भी रहे हैं, आज ही आपने बताया ना, आज ही मारा एक, अब कौन मार रहा है? पाकिस्तान की हालत यह है कि तो गुर्बत, गरीबी, आटों की लाइनों में मर रहे हैं इस समय। तो मैं कहता हूं अगर सौरभ शर्मा ही 500 रुपए दे दे किसी को, या तो उसको गोली मार दो तो मार देगा। वो आटों की लाइन में जो मर रहा है, जिसके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, वो 500 रुपए के लिए किसी को क्यों नहीं मार देगा? उनके इतने आर्मी वाले मर रहे हैं, मैंने तो ये हालत तो कभी नहीं देखी पाकिस्तान की। वो तो टीटीपी और बीएलए वाले मार रहे हैं, लेकिन मर चुके हाल फिलहाल में भी अभी पिछले 1 महीने में 3000 के करीब कैजुअलिटीज हुई हैं। 3000 पाकिस्तान रेगुलर
फौजियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई भी आर्मी दुनिया की इस तरह की कैजुअलिटीज कैसे फेस कर सकती है। आपकी पूरी कारगिल वॉर में, जहां आपने फुल फ्लेज वॉर लड़ी थी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, वहां पे आपकी इतनी कैजुअलिटी है। और वहां पे 1 महीने के अंदर सिर्फ ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वहां पे, चाहे बलोच हों चाहे वो टीटीपी वाले हों, इन लोगों ने मार दिया। इन लोगों ने इतने मार दिए हैं। इंडिया का ऑफिशियल इस वक्त, चूंकि हम पाकिस्तान की, हमारे यहाँ अचानक बात होनी बंद हो गई, ना टीवी पे बात होती है, ना कोई मिनिस्टर बोलता है, तो मतलब हमारा क्या पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर? सिंपल ये रहता है कि जो रस्में लोग निबट रहे हैं वो अपना निबटते रहेंगे, और उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का विषय नहीं, उस सेंस में नहीं, पाकिस्तान से एक बात, मतलब सरकार की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारा क्या पॉलिसी है इस वक्त? नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वही कहना है कि वहाँ गवर्नमेंट नजर तो आए, किससे आप क्या करेंगे? वहाँ तो दिख रहा है ना कि किस प्रकार से विखंडन की तरफ जा रहा है। वहाँ ही गवर्नमेंट कुछ है ही जेल नहीं में वहाँ है पे। एक्चुअली। हाँ, तो वहाँ पे क्या ही आप कर सकते हैं उस तरह में। और पाकिस्तान को लेकर आप देखें तो एटीट्यूड, जैसे नया भारत दुश्मन को छोड़ता नहीं, जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं, कितने मारे गए, क्या संख्या इंपॉर्टेंट नहीं था। 300-500 आतंकवादी आप मार दोगे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। एटीट्यूड इंपॉर्टेंट था कि दुनिया के सामने आप ये कह रहे हो कि हाँ, हमने दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण किया क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ था, तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें तो कारगिल हमला में भी पाकिस्तान ने अपनी पूरी फौज को भेजा, लेकिन कभी उसने माना नहीं। आप दुनिया के सामने नहीं मान सकते। ये मादा दिखाना कि दुनिया के सामने आप कह रहे हो कि हाँ, हमारी फौज गई है, पाकिस्तान में घुस के मार के आ गई थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जो लाइन है ना सौरभ की, सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए, बिल्कुल वो उस काम को नरेंद्र मोदी की सरकार चरितार्थ कर अरे रही ये मसूद अजहर, जिसको एक छोटा सा जिसको point- वहाँ बैठ, हम ही लोग छोड़ करके आए थे जब ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उस वक्त इसको सबसे पहले अंडरग्राउंड किया था कि इसके मदरसे पर ना एयर स्ट्राइक हो जाए। मैंने वैसे फोटोज देखे हैं जब मसूद अजहर सार्वजनिक तौर पर कुछ सालों पहले तक मोटर बाइक पे घूमा करता था। मोटर बाइक पे घूमा करता था। हाफिज सईद नहीं घूमता था, लेकिन मसूद अजहर तो घूमा करता था। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान अब कोई देश बचा नहीं है, वो निहायत ही फुकरा हो गया है। हाँ, एक देश के तौर पर बचा रहेगा, क्योंकि आप कहते हैं ना, सौरभ आप ही की लाइन है कि वो अपनी ज़मीन को किराए पे देके जो है अपना काम चला रहा है, अपने घर को या अपनी ज़मीन को किराए पे देकर वो अपना काम चला रहा है। लेकिन अब उसका कोई रिलेवेंस बचा नहीं, और कम से कम भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं बचा है। ऐसे देश के बारे में आप क्या कहेंगे जिसका पूर्व प्रधानमंत्री जेल पे हो, या पूर्व प्रधानमंत्री विदेश के अंदर हो, या फिर वो प्रधानमंत्री की गद्दी पे हो? तो वहां पे क्या होगा और क्या सिस्टम चल रहा होगा और क्या वहां पे बाकी चीजें हो रही? आप कुछ कह रहे थे, एक छोटा सा पॉइंट बस मैं ये कह रहा था कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल एक बनाई गई थी। हामिद गुल आईएसआई चीफ थे। उन्होंने कई सारे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी पाकिस्तान की, जितने रेडिकल एलिमेंट्स थे, उन सबको मिला करके एक दिफाए पाकिस्तान काउंसिल बनाया था, और जिसकी रैलियां हुआ करती थी, जिसमें 1-1 लाख लोग आया करते थे। और ये हर साल लाहौर में, इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों में हर साल होती थी ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की रैली। और उसमें ये ज़कीर रहमान लखवी, हाफिज सईद, ये आपका मसूद अजहर, ये मतलब आते ही आते हीरो थे ना इनके। हाँ, ये तो मतलब स्पीचेस करते थे, 1-1 घंटे की तकरीरें करते थे ये, ठीक है। और वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की का जो ये पब्लिक रैली है, ये पिछले 8 साल से नहीं हुई है, 7 साल से, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, भाई साहब ने बताया कि मोटरसाइकिल पे घूमा करते थे। पीओके में जो है कि कैंप था लश्कर तैयबा का, हुआ करता था, जैश ए मोहम्मद का, जहाँ पे ये दौराए आम, जो कि बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने की होती है किसी भी आतंकवादी की, वो कराते थे। जब से सरकार आई है और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीओजेके में एक भी टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप वहां से नहीं है, ऑपरेट नहीं करता, हटा दिया गया सारा। अब वो सिंध लेके चले गए हैं, अब वो सिंध में ट्रेनिंग कराते रेगिस्तान में। अच्छा, ठीक है। दूसरा, दौराए खास जो इनका खैबर पख्तूनख्वा में हुआ करता था, बालाकोट के बाद इन्होंने वो भी वहां से हटा दिया कि यार ये तो खैबर पख्तूनख्वा तक आकर के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से भी उनको हटाया, उनको ले जाओ, अब उनको आप कहाँ ले जाओगे? और उनको ले जाकर के इन्होंने जहां पे एसएसजी के अपने कमांडो की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पैरा एसएफ वाले हैं, तो एसएसजी की जहां ट्रेनिंग होती है, अब एसएसजी वालों के साथ ट्रेनिंग देते हैं कि कम से कम यहां पे बम नहीं गिराएंगे। चलिए, अब इसको तहव्वुर राणा को इसको जरा भारत आने दीजिए। कुछ घंटों में बताया जा रहा है प्राइवेट जेट से शायद इसको लाने की तैयारी है, और इसको भारत लाने दीजिए तो फिर एक परेड निकाली जाए इसकी और पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया वैभव, आप स्टूडियो में आए। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।